हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इस सीरीज के माध्यम से हम यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। यह इस सीरीज की सेकंड वीडियो है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट किया था, जो कंप्यूटर का ऑफिशियल सिलेबस है यूके ट्रिपल एससी का। उसमें जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसको हमने स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सीपीयू को पढ़ा था। सीपीयू में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनका अध्ययन किया था, ब्लॉक डायग्राम और भी बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया था हमने पिछली वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर फर्स्ट में जो आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है? देखिए, वॉन न्यूमैन एक वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर साइंस वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले एक ब्लॉक डायग्राम बनाया था कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो इसी को बोला जाता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जो आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है यही है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम समझाया था कंप्यूटर का, जिसमें इनपुट, सीपीयू और आउटपुट होता है। तो वही जो ब्लॉक डायग्राम है वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड होता है। जितना भी कंप्यूटर बनता है वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड होता है। इसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, अंदर कैसे काम करता है, वो इंटरनली कैसे काम करता है, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ओके, तो वॉन न्यूमैन एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर दिया था 1945 में। कुछ नहीं है इसमें खास। देखिए, ये होता है इस प्रकार से, आपको पिछली वीडियो में बताया जैसा जो ब्लॉक डायग्राम होता है सेम उसी प्रकार से। इनपुट है, इनपुट देते हैं, फिर जो सीपीयू होता है, जो जिसको हम ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का, वो उसको प्रोसेस करता है और वो हमें आउटपुट देता है या फिर मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब इस वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये इतना छोटा नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली में ये दिखता कैसे है। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। देखिए, बिल्कुल सेम वैसा ही है। जैसे यहाँ पे मेमोरी है और ये सीपीयू है। जैसे हमने अभी पीछे देखा कि ये सीपीयू है और सीपीयू से मेमोरी जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो सेम इसी प्रकार ये है, ये मेमोरी हो गया, ये सीपीयू हो गया। इसको आप मान लीजिए इनपुट डिवाइस और ये हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक, अब इसमें एएलयू आपको पढ़ा दिया है, प्रोग्राम काउंटर, आईआर, एमएआर, एमडीआर, कंट्रोल यूनिट, एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में सब बता दिया, अच्छे से समझा दिया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा जो इसमें आपको समझना है। बाकी सब चीजें तो आप समझ गए, जितने भी कंपोनेंट है। आपको जो ये लाइंस दिख रही हैं, ये जो एरो है, इस टाइप से जो एरो है, ये क्या है? तो जो ये एरो है इसको बोलते हैं बस। इसको बोलते हैं बस। अब इसको अच्छे से समझेंगे। बस का नॉर्मली काम क्या होता है कि पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना, ये होता है बस का काम। तो कंप्यूटर में जो डेटा होता है या फिर सिग्नल होता है, उसको एक कंपोनेंट से, जैसे मान के चलिए मेमोरी है, मेमोरी से सीपीयू में ले जाना है तो कौन लेके जाएगा? बस लेके जाएगा। उसको बस बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम बस, इसको बोलते हैं सिस्टम बस। अब इसको हम अच्छे से डिटेल से देखते हैं। देखिए, बस, ये जो एरो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये क्या है? बस है। ओके, बस एक्चुअली में दिखता कैसे? तो यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड का एक फोटो है नीचे में, जो ये आपको व्हाइट लाइन से दिख रही है, ये जो वायर जैसा दिख रहा है आपको, तारे दिख रही हैं, इन्हीं को बोला जाता है बस। ठीक है, ये हो गया बस। यानी हम बोल सकते हैं जो बस होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स होती हैं, तार होते हैं। ये एक प्रकार से तार होते हैं जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट से जुड़े होते हैं और एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में सिग्नल भेजने का काम या फिर डेटा भेजने का काम करते हैं। ठीक है, ये होता है बस, सिस्टम बस बोलते हैं इनको कंप्यूटर में। ओके, तो बस आर द कम्युनिकेशन पाथवे। एक प्रकार से कम्युनिकेशन करने के लिए ये यूज होते हैं। एक प्रकार से रोड है, ये पाथवे है जो डाटा या फिर सिग्नल को, डाटा और सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं दो कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, ये होता है बस। अब जो बस होते हैं वो तीन टाइप के बस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डेटा बस, एक होता है एड्रेस बस और एक होता है कंट्रोल बस। कि ये तीन बस होते हैं पूरे कंप्यूटर में। जितना भी मदरबोर्ड है उसमें तीन ही प्रकार के आपको बस देखने को मिलेगा, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस नाम से पता चल रहा है क्या करेगा? डेटा को लेके जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, डेटा को ले जाना है, तो कौन लेके जाएगा? डेटा बस लेके जाएगा। ठीक, एड्रेस बस, एड्रेस बस नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है? एड्रेस को लेके जाता है। कौन सा एड्रेस? मेमोरी के एड्रेस को। हमने पिछली वीडियो में देखा था मेमोरी को एक्सेस करने के लिए एड्रेस चाहिए होता है, तो वो एड्रेस लेके कौन जाता है? एड्रेस बस लेके जाता है। ठीक है, फिर तीसरी टाइप की बस होती है कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल को लेके जाता है। ओके, सिग्नल ले जाने का काम कौन करता है? तो कंट्रोल बस करता है। डेटा कौन ले जाता है? डेटा बस। और एड्रेस, मेमोरी का जो एड्रेस कौन लेके जाता है? वो एड्रेस बस लेके जाता है। ठीक है, ये तीन प्रकार के बस होते हैं, समझ में आ गया। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको इमेज है, यहाँ पे देखिए एक चीज आपको दिख रहा होगा कि देखिए ये जो एड्रेस बस है
ये इसका एरो आप देखोगे तो एक साइड में इस टाइप से है, जबकि आप डेटा बस में देखोगे तो इसमें एरो दोनों साइड है, ऐसे ये है। तो जो एरो एक साइड इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल मतलब एक दिशा, एक ही दिशा में जाएंगे, वन वे बोलते हैं। जैसे दो प्रकार की रोड होती है ना, एक होता है वन वे और एक होता है टू वे। वन वे में क्या होता है कि गाड़ी एक ही तरफ जाती है, उसमें रिटर्न नहीं आता है, उसमें कोई भी एक ही तरफ से जाते हैं उसमें लोग, तो वो वन वे होता है। तो यहाँ पे भी हमारी जो बसें होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है यूनी डायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाएगी वो, और एक होता है बाई डायरेक्शनल, ये जो जिसमें दोनों तरफ एरो बना है यहाँ पे देख सकते हैं, ये होता है बाई डायरेक्शनल बोलते हैं इसको, यानी कि लेके भी जाएगा और उधर से रिटर्न लेके भी आएगा, दोनों टू वे कम्युनिकेशन होगा इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डेटा बस है ना ये बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन करेगा, डेटा को पहुंचाएगा भी वहां और वहां से लेके भी आना होगा कुछ तो लेके भी आ जाएगा, बाई डायरेक्शनल है। जबकि जो बाकी दो हैं एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ये दोनों क्या है, यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल होता है, इसलिए इसका साइन ऐसा होता है, डबल एरो दिखेगा आपको इसमें, डबल एरो, डबल एरो, ठीक है। जबकि एड्रेस बस और जो कंट्रोल बस आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा होगा आपको कि एक ही एरो है, एक ही साइड एरो है, दूसरी साइड एरो नहीं है। एड्रेस बस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही साइड एरो है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, समझ में आ गया, इतना ही समझना, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इतना डीप में नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि किस प्रकार की जो बस होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है या फिर बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है बस से रिलेटेड, उसको कवर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, द ग्रुप ऑफ वायर इन कंप्यूटर सिस्टम दैट कैरीज इंफॉर्मेशन इन कंट्रोल मैनर इज कॉल्ड, कि कंप्यूटर सिस्टम में तारों का समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी ले जाता है उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो जानकारी को लेके जाता है और तारों का समूह है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वायर, मैंने अभी आपको बताया ग्रुप ऑफ वायर क्या होता है, बस होता है, बस, जिसको सिस्टम बस भी बोलते हैं हम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, सिस्टम बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया पटवारी के एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बस फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है। कौन सा बस नहीं है, तो हमने देखा डेटा बस, हमने पढ़ा डेटा बस होता है, एड्रेस बस भी होता है, कंट्रोल बस भी होता है, लेकिन अनकंट्रोल बस ऐसा कुछ आपको अभी मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि इसने पूछा था कौन सा बस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अनकंट्रोल बस, ऐसा कुछ बस नहीं होता है, डेटा बस होता है। ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल। और एड्रेस बस और कंट्रोल बस ये क्या होते हैं, यूनि डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज की वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंप्यूटर जनरेशन, यहां से क्वेश्चन पूछता है यूके ट्रिपल एससी। तो देखिए इसमें सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को लिया है, क्योंकि इसमें पढ़ाने को बहुत कुछ है, बहुत डीप में भी जा सकता हूं मैं, लेकिन इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, यूके ट्रिपल एससी ऊपर ऊपर का पूछता है खाली। ठीक है, तो देखते हैं कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियां, अभी तक टोटल 5 पीढ़ियां हैं विभिन्न किताबों के हिसाब से। अब देखिए आपको जो यहाँ जो ये मिलेगा, आपको डेट मिलेगा, समय काल है, ये हर किताब में अलग होता है, हर किताब में अलग मिलेगा आपको। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इसमें अंदाजा होना चाहिए कि 1940 से 56 के बीच में, ये 1942 से 1955 भी हो सकता है कहीं किताब में, 1945 भी हो सकता है, अलग अलग है, लेकिन आपको बस एक रेंज याद रखना है कि हाँ इसी बीच में होगा। जो मोस्ट एक्यूरेट मैंने लिया है, जो मोस्ट एवरेज है, वो ये वाली डेट्स है। ठीक है, डेट ऐसे भी पूछा नहीं जाता एग्जाम में। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, इनका जो समय काल है 1940 से 1956 के बीच में, इसी के आसपास। ओके, अब देखिए इसमें आपको याद क्या क्या रखना है। पहले मैं आपको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के पास ले जाता हूँ फिर से। ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, इनपुट और आउटपुट इसको आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए। अब मेन जो बचा है सीपीयू बचा है, सीपीयू और मेमोरी। मेमोरी, अब मेमोरी में भी 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और एक होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में। सीपीयू के बारे में आपको मैंने अच्छे से बता दिया क्या क्या होता है इसके अंदर। मेमोरी, देखिए मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि इसमें हम स्टोर करते हैं फाइल्स को, जैसे आप मूवी स्टोर कर रहे हैं, हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी, एसएसडी चल रहा है अभी नया, पहले हार्ड डिस्क चलता था, अभी भी हार्ड डिस्क है। तो ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, 1 टीबी 2 टीबी, ये ज्यादा साइज की होती है। और एक होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं, रैम।
इसमें क्या होता है, कंप्यूटर की जितनी भी कैलकुलेशन होती है सबसे पहले उठ के यहीं रैम में आती है, फिर रैम से सीपीयू, ये जो हमारा सीपीयू है ये फैच करता है, इसको रैम से फैच करता है। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के पास होती है, सीपीयू के नजदीक होती है, अलग से होती है, सीपीयू के अंदर नहीं होती है, अलग से होती है। सीपीयू वहीं से सारे इंस्ट्रक्शन उठाता है, कैलकुलेशन करने के बाद वहीं पे लौटा भी देता है रैम में, ठीक है। और जो स्टोरेज है हमारा, जो सेकेंडरी स्टोरेज है, खाली ये फाइल स्टोर करने के काम आता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कौन मेन कंपोनेंट क्या क्या हो गए हमारे कंप्यूटर में, एक तो हो गया उसका ब्रेन यानी कि सीपीयू, ठीक है, सीपीयू। दूसरा हो गया प्राइमरी मेमोरी, और तीसरा हो गया स्टोरेज। तीन चीजें हो गई। अब इसी के ऊपर सारी जनरेशन है कि पहली जनरेशन में सीपीयू क्या होता था, सीपीयू के लिए हम क्या यूज करते थे, प्राइमरी मेमोरी क्या था उस टाइम, स्टोरेज के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते थे। इस प्रकार से सारी पीढ़ियां बनी है, 1 2 3 4 5 पीढ़ी बनी है, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस आपको देखना है ये इन तीनों में देखना है, सीपीयू किस चीज का बना था, ठीक है। दूसरा प्राइमरी मेमोरी के लिए हम क्या यूज करते थे, और स्टोरेज के लिए हम क्या यूज करते थे, सेकेंडरी मेमोरी के लिए क्या यूज करते थे, ठीक है। तो देखते हैं पहला जो जनरेशन है उसको देखते हैं सबसे पहले। देखिए फर्स्ट जनरेशन, इसमें जो सीपीयू जो कैलकुलेशन के लिए जो यूज होता था, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार से दिखता है कुछ, आपने देखा होगा जो पुरानी टीवी आती थी, बॉक्स डब्बे वाली टीवी, उसमें आपने देखा होगा ये वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार से होता है, इसी को वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। अब इस वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था वैक्यूम ट्यूब को। कब किया था, 1904 में किया था इसको डेवलप, वैक्यूम ट्यूब को, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। ये वैक्यूम में होता है पूरा अंदर, यानी कि इसमें वायु नहीं होता है, और इलेक्ट्रिक करंट को ये फ्लो करता है, तो उस हिसाब से इसमें कैलकुलेशंस होती है, ठीक है। तो जो पहली जनरेशन थी उसमें जो सीपीयू यूज होता था वो किस चीज का होता था, वैक्यूम ट्यूब। मान सकते हो जो सीपीयू हम बोलेंगे जिसको ब्रेन था जो, वो वैक्यूम ट्यूब था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इसमें ब्रेन हो गया। दूसरा प्राइमरी मेमोरी के लिए क्या यूज करते थे, तो मैग्नेटिक ड्रम, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम था, उसको हम प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज करते थे, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के लिए क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम, ओके। और सेकेंडरी स्टोरेज, जो स्टोरेज के लिए हम क्या यूज करते थे, तीन चीज मैंने आपको बताया ना, कि सीपीयू किस चीज का था, फिर प्राइमरी मेमोरी क्या था, और फिर स्टोरेज या फिर सेकेंडरी मेमोरी किस चीज का था। तो सीपीयू हमने देखा वैक्यूम ट्यूब का था, प्राइमरी मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम का बना होता था, और जो सेकेंडरी मेमोरी या फिर स्टोरेज के लिए जो हम यूज करते थे वो पंच कार्ड का यूज करते थे, ठीक है, पंच कार्ड का। बस यही तीन चीज आपको याद रखना है फर्स्ट जनरेशन में, ओके। अब उस टाइम सॉफ्टवेयर में क्या टेक्नोलॉजी थी, ये तो हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी क्या थी उस टाइम, तो उस टाइम हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देते थे, कोई भी आदेश देते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे, तो हम डायरेक्ट उसको मशीन लैंग्वेज में देते थे, यानी 0 1 इसके फॉर्म में देते थे, डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में देते थे। उस समय हाई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी। हाई लैंग्वेज मतलब कि जैसे हेलो लिखा आपने, ये हाई लैंग्वेज हुआ, मतलब जो इंसान पढ़ सकता है वो हुआ हाई लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन ये कंप्यूटर इसे नहीं पढ़ सकता है, हेलो आप कंप्यूटर को दोगे वो नहीं समझ पाएगा। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 समझता है, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो उस समय सबसे पहले जो जनरेशन था, उस समय अगर हमें कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना होता था तो हमें डायरेक्ट उसको मशीन लैंग्वेज में देना पड़ता था, ठीक है, मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज में, ठीक। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या थी, तो देखिए एक तो बहुत बड़े साइज के थे, ये देखिए, ये नीचे आपको फोटो दिख रहा है, पूरा रूम कवर कर लेते थे, एक एक क्या 2 3 रूम में आ जाते थे, एक कंप्यूटर 2 3 रूम को कवर कर लेता था। तो बहुत बड़े साइज के थे, हैवी थे और स्लो थे, काफी स्लो थे। इतने बड़े होने के कारण जो बिजली बहुत ज्यादा खपत करते थे, और बिजली ज्यादा खपत करेंगे इसका मतलब हीट बहुत ज्यादा जनरेट करते थे ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, हीट जनरेट जो करते थे, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी ये बड़े बड़े कंप्यूटरों की, ठीक। और ये कंप्यूटर थे ये सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। नॉर्मल पर्पस किसी के पास ऐसे नहीं होता था कि घर में लगा दिया, कहीं होता था जहां पे साइंटिफिक कुछ काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, वहीं पे सिर्फ ये कंप्यूटर होते थे कैलकुलेशन करने के लिए, ओके। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल पूछ लेता है यूके ट्रिपल एस सी। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एनियाक, एडवैक, यूनिवैक और एडसैक, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये इसके शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं। एनियाक क्या होता है, देखिए एनियाक की फुल फॉर्म होती है, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसको बोलते हैं पहला इलेक्ट्रॉनिक या फिर पहला मॉडर्न कंप्यूटर है, पहला फर्स्ट, या फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए या फिर मॉडर्न कंप्यूटर पूछा जाए, फर्स्ट
तो वो कौन होगा, ENIAC होगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है, आप नोट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये होता है ENIAC का फुल फॉर्म। एडवैक का इसी प्रकार एडवैक का भी फुल फॉर्म होता है। एडवैक का फुल फॉर्म होता है ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से हो गया आपका डिस्क्रीट, वेरिएबल, वी से हो गया आपका वेरिएबल, और ए से हो गया आपका ऑटोमेटिक, और सी से कंप्यूटर। ठीक है, एडवैक का फुल फॉर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है इसका, नोट कर लेना आप। यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं फिर से, एडवैक का हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, फिर इसी के साथ यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवैक का क्या हो गया, देखिए यहां तक यूनिवी तक, यूनिवर्सल, ए से हो गया ऑटोमेटिक और सी से हो गया कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, फिर एडसेक का क्या होता है, देखिए यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कैच है, यहाँ पे सी फॉर कंप्यूटर नहीं है, सी फॉर कैलकुलेटर है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। देखिए एडसेक ई से तो इलेक्ट्रॉनिक ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, फिर डी से हो गया यहाँ पे डीले, एस से हो गया स्टोरेज, और ए से ऑटोमेटिक, और सी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर है, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है कैलकुलेटर है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एडसेक में सी फॉर कैलकुलेटर, बाकी में कंप्यूटर है, तो इन सबके आपको फुल फॉर्म याद रखना है और एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही है। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो, ये नीचे ENIAC जो कंप्यूटर है, जो पहला कंप्यूटर है हमारा मॉडर्न पहला कंप्यूटर, वो इस प्रकार से दिखता था कुछ, ये देखिए ENIAC। ये यूनिवैक देखिए इस प्रकार से दिखता है, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे पहले फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, एक दो रूम कवर कर लेते थे, इतने बड़े होते थे। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, सेकंड जनरेशन देखते हैं। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1956 से 1963, इसके बीच में। ठीक, अब देखिए इसमें देखते हैं हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या क्या थी उसमें, यानी वही तीन चीज, सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सीपीयू किसका बना था, ट्रांजिस्टर का। उस टाइम क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर आ गया था, ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस हो गया था। ये देखिए इस प्रकार से ट्रांजिस्टर, नीचे फोटो लगाया हुआ है, ट्रांजिस्टर है ये, गेट के बने होते हैं ये, और एंड ये गेट जो होते हैं, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। ट्रांजिस्टर का हमारा सीपीयू बना होता था। प्राइमरी मेमोरी के लिए हम क्या यूज करते थे, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है यहाँ पे, यही है मैग्नेटिक कोर मेमोरी। देखिए कितना बड़ा है साइज में, इसको हम प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज करते थे। सेकेंडरी मेमोरी या फिर स्टोरेज के रूप में हम क्या यूज करते थे, तो मैग्नेटिक टेप, ये आपने देखा भी होगा, ये है मैग्नेटिक टेप। इसको सेकेंडरी स्टोरेज, स्टोर करने के लिए, फाइल को स्टोर करने के लिए हम मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, तो ये हार्डवेयर टेक्नोलॉजी थी उस टाइम सेकंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर आ गया था। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या थी उस टाइम, मतलब उस टाइम कौन सी लैंग्वेज थी। अब लैंग्वेज में आगे आने वाली जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको अच्छे से बता ही दूंगा, फिर भी आपको बस बेसिक आपको ध्यान रखना है कि उस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी। तो उस टाइम हाई लैंग्वेज आ गई थी सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो इंसान पढ़ के समझ जाए, जैसे कि हेलो लिखा है यहाँ पे, हाई लेवल लैंग्वेज हुआ ये। ठीक है, क्योंकि इंसान इसको समझ सकता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, फॉर्ट्रन, ये सब आ गए थे। ठीक है, उस समय सेकंड जनरेशन में। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो कोबोल लैंग्वेज है ये किस पीढ़ी में आया था, तो किस में आया था, ये सेकंड जनरेशन में आया था, आपको याद रखना है। ठीक, विशेषता क्या थी उस समय के कंप्यूटर में सेकंड जनरेशन के, फास्ट हो गए थे पिछले वाले से, फर्स्ट जनरेशन से तुलना कर रहे हैं तो फास्टर थे, स्मॉलर थे और मोर रिलायबल थे। किससे, प्रीवियस जनरेशन के, जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उससे तेज थे, छोटे थे, आकार में छोटे थे और विश्वसनीय थे, मतलब ज्यादा फेल नहीं करते थे। ओके, इसके एग्जांपल क्या हो गया, हनीबेल हो गया, आईबीएम हो गया, आईबीएम का 7090। ठीक है, पीडीपी 8 हो गया, पीडीपी 8 ये दिख रहा है आपको फोटो में, यही है पीडीपी 8, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये पीडीपी 8 है। ओके, मूव करते हैं थर्ड जनरेशन पे।
थर्ड जनरेशन में देखते हैं। थर्ड जनरेशन का समय काल है 1964 से 1971, इसके बीच में थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर डेवलप हुए थे। अब इसमें सीपीयू किसका बना था? आईसी आ गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया था, उस समय उसका आविष्कार हो गया था। ठीक है, आईसी देखिए इस प्रकार से दिखता है, कुछ नीचे आपको फोटो दिख रहा है, ये आईसी चिप होती है। ठीक है, इसी का सीपीयू बना होता था। ओके, थर्ड जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी के लिए क्या यूज करते थे? मैग्नेटिक कोर मेमोरी, जो अभी हमने पीछे देखा ये करते थे, लेकिन इसका बड़ा, उसमें बहुत सारे मेमोरी लगा देते थे, बहुत सारे। ठीक है, ताकि जो उसकी साइज है वो बढ़ जाए। ओके, तो लार्जर मैग्नेटिक कोर मेमोरी था प्राइमरी मेमोरी के, एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज करते थे। स्टोरेज के लिए क्या यूज करते थे? तो मैग्नेटिक टेप यूज करते थे, लेकिन लार्जर कैपेसिटी के, उनका जो साइज होता था, मतलब स्टोर करने की, लार्जर का मतलब ये नहीं कि साइज में बढ़े, उसका मतलब ये कि जहां 1 GB स्टोर कर पाते थे, अब हम वहां पे 100 GB स्टोर कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, थर्ड जनरेशन में। ठीक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या थी थर्ड जनरेशन में? तो हाई लेवल लैंग्वेज तो आ ही गया था, और इसमें नई नई लैंग्वेज आ गई थी। कौन कौन सी? बेसिक आ गया था, पास्कल आ गया, सी लैंग्वेज आ गया था। ठीक है, ये तीनों लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में आई थी। ओके, और यहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोड्यूस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है यहीं पे। ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके यूनिट नंबर 3 में, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाने से बहुत कुछ हो गया, जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई, एक साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इधर आपने कैलकुलेशन के दे दिया, इधर आप कुछ और काम कर रहे हो कंप्यूटर में, मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो इसकी विशेषता यही है, एक तो छोटे हो गए और छोटे हो गए थे ये, जैसे जैसे देखिए हम पीढ़ी में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कंप्यूटर का साइज छोटा हो रहा है। ठीक है, साइज छोटा हो रहा है, लेकिन स्पीड उसकी बहुत तेज हो रही है। ओके, तो स्मॉल हो गए थे और फास्ट हो गए थे। मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था इस टाइम तक, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब अलाउ करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग करने देता है, टाइम शेयरिंग करने देता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद ये सारी विशेषता भी आ गई थी। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो IBM 360, IBM 370, NCR 395, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, IBM, अच्छा IBM के बारे में बता देता हूँ। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, और इसको बिग ब्लू बोलते हैं, बिग ब्लू, बिग ब्लू नाम से जाना जाता है कंप्यूटर की दुनिया में IBM को, क्योंकि इनके कंप्यूटर शुरू में आ गए थे, शुरू के जनरेशन में आ गए थे, और अभी तक आपको IBM की चिप्स मिल जाएंगे, आपको IBM के कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो IBM को बिग ब्लू भी कहा जाता है, अमेरिका की कंपनी है ये। ठीक है, ये भी याद रखना, आपको एक फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का टाइम क्या है? 1971 से लेके प्रेजेंट तक, अभी वर्तमान तक है। ठीक, इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट तो था ही, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट जहां पे, ये देखिए आईसी ये है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें देखिए ये चिप है, इस पे कितनी सारी आईसी लगा रखी बड़ी बड़ी। ठीक, लेकिन अब क्या है कि चिप तो इतनी है, साइज इतना ही है, लेकिन इस पे आईसी, नंबर ऑफ आईसी इतने सारे लगा दिए, बहुत सारे लगा दिए। ठीक है, नंबर ऑफ आईसीज की संख्या बढ़ गई है इस पे, तो इसको बोलते हैं VLSI, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, VLSI टेक्नोलॉजी, मतलब आईसी तो है, लेकिन एक छोटे स्थान पे हमने बहुत सारी आईसी लगा दी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर दिया हमने, बहुत सारा वहां पे आईसी लगा दिया हमने एक छोटी जगह पे। इससे क्या होगा, जो सीपीयू का साइज है वो छोटा हो जाएगा, चिप क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि हमने एक छोटी सी जगह पे बहुत सारी आईसी इंस्टॉल कर दिया है। तो इसमें सीपीयू क्या था, आईसी तो थी, लेकिन कौन सी आईसी थी? VLSI वाली, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली आईसी थी, जिसको हमने क्या बोला, माइक्रो प्रोसेसर भी बोला। इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं आज की डेट में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कब आया है? फोर्थ जनरेशन में आया माइक्रो प्रोसेसर, जो अभी चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, प्राइमरी मेमोरी के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी, जैसे कि ये आपको दिख रहा है रैम, इसी प्रकार की रैम लगती है, तो ये हम प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम क्या यूज करते हैं? फोर्थ जनरेशन में देखिए सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क आया था, ये अब खत्म हो गया है, अब कोई यूज नहीं करता फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, और SSD भी आ गया है अब तो, SSD। ठीक है, तो ये सब क्या है, हम सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम इनका यूज करते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या क्या है फोर्थ जनरेशन में? ऑपरेटिंग सिस्टम तो आ गया है, इसमें GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है कि जैसे आपको ये स्क्रीन दिख रहा है, आप स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ पढ़ पा रहे हो, आप ये जो
पेन है, यहाँ पे पेन से मैं लिख पा रहा हूँ, ये एक ग्राफिक आ रहा है यहाँ पे। और दूसरा होता है कमांड लाइन वाला, कमांड लाइन जिसमें सिर्फ आपको एक स्क्रीन मिलती है, ब्लैक स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन, वहां पे सिर्फ आप लिख सकते हो, ठीक है, कमांड डाल सकते हो, आपको कुछ ऐसे ग्राफिक नहीं दिखेंगे, जैसे यहाँ आपको कलर दिख रहा है अलग अलग, यहाँ पे फोटो दिख रहा है, ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और कमांड वाले में सिर्फ आपको एक लाइन दिखेगा, लिखा हुआ दिखेगा इंग्लिश में, उसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। तो जो फोर्थ जनरेशन है उसमें GUI आ गया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आ ही गया था थर्ड में, लेकिन अब आ गया हमारे पास GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे क्या होगा, मल्टीपल विंडोज ऑन अ सिंगल टर्मिनल स्क्रीन, एक ही स्क्रीन पे आप बहुत सारी विंडो खोल पा रहे हो। यहाँ पे आपने गाना चला दिया, ठीक है, इधर आपने वर्ड की फाइल खोल रखी है, इधर कुछ खोल रखा है, एक ही स्क्रीन पे, ठीक। फिर इसी जनरेशन में एक बहुत बड़ी चीज होती है, इंटरनेट आता है, ठीक है, इंटरनेट आता है, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब आता है। इंटरनेट का आविष्कार इसी फोर्थ जनरेशन में होता है। मल्टीमीडिया आता है, यानी गाने सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हो, ये सब फोर्थ जनरेशन की चीजें हैं, ठीक है। और जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक हाई लेवल चल रही थी, अब आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ये आगे आने वाली वीडियो में आपको समझा दूंगा। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, क्लास और ऑब्जेक्ट होता है इसमें, आगे मैं आपको समझा दूंगा जब आपको मैं लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कब आया था, फोर्थ जनरेशन में आया था। विशेषता क्या था, तो देखिए स्मॉल बहुत छोटे हो गए, आप देखते हो अभी जैसे पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, जिसको डेस्कटॉप बोलते हैं, कितने छोटे होते हैं। और सबसे मेन चीज था कि जो ये कंप्यूटर था, इसको हम कमर्शियली इसको प्रोड्यूस करने लगे, उसका प्रोडक्शन करने लगे, यानी बेचने के लिए। अब हर इंसान अपने घर में ले जा सकता था। अभी तक थर्ड जनरेशन तक ऐसा था कि कोई इसको घर नहीं ले जा सकता था। अभी तक ऑफिस में था, कहीं पे था, जहाँ पे रिसर्च हो रहा है वहां पे रखे जाते थे कंप्यूटर। लेकिन जब ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज्यादा छोटे हो गए, तो लोग अपने घर में भी खरीदने लग गए, वहां रखने लग गए इसको, क्योंकि ये काफी छोटे कॉम्पैक्ट होते हैं, एक टेबल पे आ जाता है तो हर कोई, तो इसका जो प्रोडक्शन होने लग गया, कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन होने लग गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, IBM के पीसी, एप्पल आ गया था उस टाइम, क्रे आपको याद रखना है, पूछा जाता है, क्रे 1 2 ये सब आ गया था फोर्थ जनरेशन में। अल्टर 8800, ये देखिए जो ये फोटो आपको दिख रहा है, ये अल्टर 8800 का ही है, ठीक है। ये कंप्यूटर है, साइज में कितना छोटा हो गया, ठीक है। और ये फ्लॉपी डिस्क है, ये जो फ्लॉपी डिस्क आपको मैंने अभी यहाँ दिखाया था, फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज के लिए यूज करते थे, इस प्रकार से दिखता था। अब ये बंद हो गया है, ठीक है। अब इसकी जगह किसने ले लिया है, हार्ड डिस्क ने ले लिया और SSD ने ले लिया है, ओके। अब देखते हैं फिफ्थ जनरेशन, इसका समय काल क्या है, तो अभी से लेके भविष्य है, ठीक है, आगे आगे आने वाले 5-10 साल जो भी होंगे उसमें यही टेक्नोलॉजी रहेगी, ठीक। तो देखिए अभी क्या है, IC विद ULSI, अभी हमने देखा VLSI, ULSI क्या होता है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI में हम एक छोटी सी जगह पे बहुत सारे ICs को रखते हैं, जबकि ULSI में हम क्या करते हैं, उसी जगह पे, जितनी जगह पे, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे आपने रख दिया 1 लाख IC लगा दिया, तो अब यहाँ पे आप लगा सकते हो 10 लाख IC, और ज्यादा हमने IC लगा दिया सेम उतनी ही जगह पे, तो इसी को हमने बोला अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बहुत सारी ICs हमने एक छोटी सी जगह पे इंस्टॉल कर दिया है, और वो क्या है, CPU है, एज ए CPU वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए जो फिफ्थ जनरेशन में, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, अभी आप सबको पता हो, सब यूज भी करते होंगे, AI आ गया है, ठीक। प्राइमरी मेमोरी के लिए हम क्या करते हैं, लार्जर कैपेसिटी। अब देखिए रैम के साइज, अब तो फोन में ही 6 GB रैम आने लग गया है, पहले तो 6 GB का स्टोरेज हुआ करता था मुश्किल से, अब तो रैम इतना बड़ा हो गया, 6 GB 64 GB लगाते हैं सब अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो लार्ज मेमोरी हो गई प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, CD और DVD। अब तो इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये फिफ्थ जनरेशन में ही बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि हम अभी भी कोई यूज करता ही है इसको। तो ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क और SSD, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे स्टोरेज के लिए जो मीडिया यूज करते हैं, स्टोरेज के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो, ठीक। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या है, AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया, एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ गया, जो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से एडवांस नेचुरल लैंग्वेज में चले गए, यानी आप देखते हो AI को आप बोलते हो, वो आपको सारा सॉल्यूशन दे देता है, नेचुरल लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करता है। मतलब आप अभी तक क्या था, हम हेलो लिखते थे तो कंप्यूटर उसे समझ नहीं पाता था, क्योंकि उसे तो मशीन लैंग्वेज आता है। अभी आप उसको बोलते हो और वो भी उसी में रिप्लाई दे देता है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज में बात करने लग गया है कंप्यूटर, नेचुरल लैंग्वेज समझने लग गया है। क्यों,
एआई की वजह से, एआई आ गया, एआई की वजह से ये पॉसिबल हो सका है। ठीक, विशेषता क्या है इस जनरेशन की, तो एआई पे फोकस है, नेचुरल लैंग्वेज, पैरेलल प्रोसेसिंग आ गया है, ऑटोमेशन आ गया, अब सारे काम ऑटोमेटिक होने लग गए हैं। ठीक है, अब एआई को बोल दो कि एक वेबसाइट बना दे तो एआई पूरा वेबसाइट बना देगा। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब कि एक काम इधर चल रहा है, दूसरा काम, तीसरा काम, अब बहुत सारे काम पैरेलल लगा दो। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग आ गया। इसका एग्जांपल क्या हो गया, डेस्कटॉप हो गया, जैसे ये डेस्कटॉप पीसी दिख रहा है आपको, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप, ये देखिए लैपटॉप कितना छोटा हो गया। ठीक, तो ये हो गया 5th जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल्स। ठीक है, समझ में आ गया, ये थे टोटल 5 जनरेशन। अब आगे देखते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, उसको देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ मॉडर्न, फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट कंप्यूटर क्या था, तो अभी मैंने आपको बताया एनियाक था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा एनियाक। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, देखिए कीबोर्ड स्टोरेज है, नहीं इनपुट है, माउस भी इनपुट है, हार्ड डिस्क स्टोरेज है, हाँ बिल्कुल हार्ड डिस्क स्टोरेज है, प्रिंटर नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, बिग ब्लू किसको बोला गया था, आईबीएम को, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अब आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये आपको खुद आपको इसका जवाब देना है, आपको कमेंट बॉक्स में, और सबको जवाब देना है। ठीक है, ऐसे देना है आपको, पहले का आंसर जो भी है आंसर यहाँ पे, दूसरे का आंसर जो भी है, ऐसे करके आपको 5 क्वेश्चन है टोटल, आपको इनके आंसर देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच हार्डवेयर टेक्नोलॉजी वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। दूसरा क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इंट्रोड्यूस की गई थी सेकंड जनरेशन में। तीसरा है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर किस में आया था। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द की फोकस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर, 5th जनरेशन जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य ध्यान किस चीज पे था। और 5th क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज डेटा बस डू, डेटा बस क्या करता है। ओके, तो इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।